मंच पर विराजे मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय कैलाश जी मेघवाल साहब, भाई राजेंद्र जी राठौड़, विधानसभा में मेरे साथी बनवारी जी, शंकर सिंह जी, जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिला प्रमुख, सभी मेरे पिता छोटे बड़े बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान दोस्तों, मैं आज आपके सामने अपनी मन की कुछ व्यथा है जो कहना चाहता हूं। अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो साथ ले जाना और नहीं लगे तो इजाजत पे छोड़ के चले जाना। अपने देश में राज जनता का है, वोटों का राज है और आज से नहीं है, 65 साल से। आप जिसको वोट से सरपंच बनाते हो वो सरपंच की कुर्सी संभालता है। आप जिसको पंचायत समिति का सदस्य चुनाते हो, प्रधान बनाते हो, प्रधान का काम देखता है। जिसको आप जिला परिषद का सदस्य बनाते हो, जिला प्रमुख बनाते हो, जिले का काम देखता है। जिसे आप एमएलए बनाते हो वो राजस्थान की विधानसभा में अगर बहुमत में दल में आता है तो उसका मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल बनाता है और अगर कम संख्या में आता है तो विपक्ष में रह करके सरकार के कामकाज को देखता रहता है, संभालता रहता है और गलती करता है तो बताता रहता है। यही लोकतंत्र है ना मुल्क के मालिक। ये सारे के सारे कहां से पैदा होते हैं? हवाई जहाज में तो नहीं आते हैं। गुलाबचंद कटारिया, राजस्थान का मुख्यमंत्री भी हवाई जहाज से नहीं उतरा। देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी हवाई जहाज से नहीं उतरा। वो वोट की पेटी से पैदा हुआ और वोट की पेटी से पैदा किसने किया? ये जनता जनार्दन ने किया और तो किसी ने नहीं किया ना। और हमारी उम्र भी तय करती, ये भी नहीं है कि जिंदगी भर का पट्टा दिया हो हमको। 5 साल का ही पट्टा दिया ना। 5 साल के पट्टे के बाद अगर मुल्क का मालिक जिसको आपने मुनीम बनाया और राज का खजाना जो आपका है, राज का खजाना न वसुंधरा जी का है, न गहलोत साहब का है, न मनमोहन सिंह जी का है, न अटल बिहारी वाजपेयी का है। राज का खजाना तो हिंदुस्तान की 120 करोड़ जनता के खून पसीने के टैक्स का पैसा है जो जयपुर और दिल्ली में जमा होता है। राज का खजाना का मालिक तू, हमें तू क्या काम कर देगा? हमें 5 साल के लिए मुनीम की चाबी देते हो। जिसका बहुमत आता है वो खजाना खोल करके खर्चा करता है, जिसका बहुमत नहीं आता है खर्चे करने वाले को देखता भालता रहता है और समय समय पर आपको बताता रहता है। यही तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र है ना। 65 बार में से 15 बार आपने हिंदुस्तान की लोकसभा का चुनाव कर दिया, 13 बार राजस्थान की विधानसभा का चुनाव कर दिया, 15 बार में से केवल 6 साल केवल अटल बिहारी वाजपेयी रहा। बाकी 59 साल तक तो जिस कांग्रेस को आप आज जय जयकार कर रहे हो उसी का राज रहा ना। राजस्थान में 52-55 वर्ष तक कांग्रेस का राज रहा, उसी के 9 मुख्यमंत्री बने ना। 3 मुख्यमंत्री, 3 बार भैरव सिंह जी और 1 बार वसुंधरा जी बनी, यही हमारे खाते में है ना। अब राम धर्म से यार अपने चोपड़े में लिखो कि उन्होंने 59 साल में आपको अपने इस क्षेत्र में ये जो आपकी बसेड़ी और आड़ी है इसमें क्या क्या मिला, आपके जिले को क्या क्या मिला, धौलपुर को, इसका हिसाब लिखो। और हमने 6 साल में दिल्ली से क्या दिया उसका हिसाब लिखो। उन्होंने 55 साल में राजस्थान में आपका विकास का क्या काम किया उसको एक चोपड़े में लिखो। और हमारा 15 साल 12 साल का काम है एक चोपड़े में लिखो। और राम धर्म के ताकड़ी में रख करके इसको ईमानदारी से भगवान का नाम लेकर के चेहरा उठा लो यार। अगर तुम्हें लगता है कि हमने वास्तव में तुम्हारा काम किया तो तुम्हारे वोट का हकदार तो है, देना दे तेरी मर्जी, तू दे ना दे ये तेरी इच्छा पर निर्भर है, कोई जबरदस्ती नहीं। और अभी भाषण देकर के भी ये नहीं कि आप हमको ही दे देना, तेरे जचे तो दे रहा, नहीं जचे तो मत देना। अगर देश बर्बाद होना तो तेरा मेरा दोनों साथ होगा, मेरा अकेले का होगा क्या? मेरा अकेले का तो नहीं होगा। क्या इस देश की दशा बना के रखी मुल्क के मालिक? कम से कम ये माताएं बहनें बेटी ना एक मटकी लेने जाती है गारे की कुमार से ठंडा पानी के, उसको 4 बार अंदर से हाथ घुमा के देखती कांकरा तो नहीं है और उसके मन नहीं मानता ऊपर सूरज देखती है कहीं कोई सर तो नहीं दिखती है, उसके बाद भी मन नहीं मानता ऊंची लेके खड़गोले बजाती है, फूटी तो नहीं है, जोजरी नहीं है, सारा जेब से 25 रुपया जाता है तो खड़गोले लगाते हो। और तुम्हारे वोट से हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों का भविष्य बनेगा और 120 करोड़ लोगों का भविष्य बिगड़ेगा। उसको डालने के लिए तो अपने माथे पर हथौड़ा मार करके देख तो सही यार किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए। क्या नहीं हो सकता? क्या इतना सा काम भी नहीं हो सकता? मुल्क के मालिक आज जिस हालात में देश लाकर खड़ा किया आपने, वो देख करके आपको रोना नहीं आता है?
कि आपकी वोट की पेटी से पैदा होने वाले इन राजनीतिक हथियारों ने सारे मुल्क को बाजार में नीलाम करके रख दिया। दुनिया के जिस चौराहे पर जाते हैं ना, उस चौराहे पर से ये भारतीय, ये हिंदुस्तानी चोर, बेईमान, लुटेरे, क्या स्थिति बनाई आप? और उसके बाद भी आपको कोई अफसोस नहीं होता? मैंने हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कल परसों बोला है कि कर्नाटक में इसलिए हार गए, वहां भ्रष्टाचार था, तो तेरे यहाँ ईमानदारी का राज है। बोल तो सही यार, कम से कम कर्नाटक की जनता ने हमें भ्रष्टाचार के कारण से, हमारी आपसी लड़ाई से हमको सजा दी, हम उस सजा के लायक थे, हम उसे स्वीकार करते हैं। जनता जनार्दन का हुक्म सर माथे पर बेईमान, ये तो बता, इस कोयले में काले हाथ किसने किए रे? कौन है कोयला में काले हाथ करने वाला? 1,86,000 करोड़ रुपया आरोप गए हो, और उसके कारण से जो रिपोर्ट तुमने अश्वनी कुमार से और बुला करके जो तुमने सीबीआई की रिपोर्ट को रफा दफा कराया, कोर्ट ने तुमको आदेश दिया है, हुक्म दिया है, शर्म आती हो तो नाक डुबा कर मर जाओ, कम से कम मुल्क की इज्जत बचाओ। कोई सुनने वाला नहीं थे। बहुत अफसोस, मैंने पहले भी, जब से कांग्रेस आई है तब से भ्रष्टाचार की भट्टी में देश चल रहा है। और आपको भ्रष्टाचारी कौन दिखता है? बाबड़ा वो पटवारी दिखता है, जो आपसे नकल का 300 रुपया लेता है। आपका काम तो सीधा पटवारी से पड़ता है। अरे यार पटवारी साहब, आप पैसे लेते हो, थानेदार साहब पैसे लेते हो, डॉक्टर साहब आप भी लेते हो, फला भी लेते हो। लेगा, जिसका बाप चोर है उसका औलाद चोर पैदा होती है, उसमें उस औलाद का क्या दोष है? क्या दोष है? मुझे बताओ, समझाओ मुल्क के मालिक, क्या दोष है? वो खाता है 300 रुपया, 500 रुपया, और वो खाता है 1,76,000 करोड़ रुपया। 1,76,000 करोड़ रुपया लिख सकते हो? मेरी गारंटी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं 99% लोग फेल हो जाएंगे। 1,76,000 करोड़ एक लाइन में लिख नहीं सकते। क्या तमाशा है, क्या हालत बना करके देश की रखी है। कभी कभी मुझे लगता है कि आखिर इस मुल्क के मालिक के सामने क्या रोए, कैसे समझाएं इसे कि तेरे हाथ से तेरा देश बर्बाद हो रहा है, तेरे वोट से बर्बाद हो रहा है, और उसके बाद भी तेरे को होश आवाज नहीं है, तो फिर कहां जाए, किसके सामने कहें? अगर आपको लगता है कि गुलाब चंद कटारिया और गुलाब चंद कटारिया की पार्टी भी देश का नुकसान कर रही है, साले इसका भी काला मुंह करके निकालो। हमको इसके गुलाम थोड़ी है यहाँ, हम तो इस भारत माता के बेटे हैं ना। इस भारत माता के बेटे के नाते हम न्याय को पसंद करेंगे, सच्चाई को पसंद करेंगे, ईमानदारी से लोकतंत्र को पसंद करेंगे। और जब तक तेरे दिमाग में ईमानदारी नहीं होगी, तेरी वोट की पेटी में ईमानदार कैसे निकलेगा? बता तो सही भले आदमी, कैसे निकलेगा? किस दुख के साथ कहना पड़ता है कि तू तो बम्बूल का तो बीज बो रहा था वोट की पेटी में, और फिर खाद बीज दे करके तो आम लगेंगे, घाटा लगे आम, क्या लगेंगे? बोले पे आम लगेंगे। सारा देश को तबाही के रास्ते पे डाल दी कोशिश। मुझे बहुत अफसोस है, आज सीमाओं पर चीन आकर के घुस गया। पहले उसने 18,000 वर्ग किलोमीटर 62 में नेहरू के जमाने में कब्जा कर लिया, और अभी वो 19 किलोमीटर अंदर घुस करके सड़कें बना करके उसने एयरपोर्ट बना दिया। तुम्हारी छाती पे चढ़ा हुआ है, जिस दिन चाहेगा उधर बम छोड़ेगा, उस दिन तुम्हें और मुझे गंगा जी पहुंचा देगा। कोई देश की सुरक्षा नहीं कर सकती सरकार, न देश की सुरक्षा कर सकते हो, न कश्मीर की रक्षा कर सकते हो, न आतंक को बचा सकते हो, न देशद्रोहियों से बचा सकते हो। देश के अंदर कितने गद्दार घुस गए हैं ना। पूरी बंगाल, ये जो बांग्लादेश है, उससे 3 करोड़ बांग्लादेशी हिंदुस्तान की धर्मशाला में आज रह रहे हैं, जो इस देश के खिलाफ इस ढंग का बगावत कर रहे हैं। कभी तो बम फटता है बस में, कभी ट्रेन में फटता है, कभी मस्जिद में फटता है, कभी मस्जिद में फटता है, कभी सड़क पे फटता है। बेगुनाह मौत के घाट उतर रहे हैं, और तुम देखे हो, इसको राज कहते हैं? ये राज है? अगर देश की सुरक्षा नहीं कर सकता सीमा पर, न अंदर से सुरक्षा कर सकता है, न बाहर से सुरक्षा कर सकता है, और पूरे के पूरे 65 साल में हत्यारे यानी हिंदुस्तान को बर्बाद करके रखा है। हिंदुस्तान का अन्नदाता कहलाता है ये 100 में से 7 आदमी जो खेती करके पसीना बहाकर अपने बच्चों को पालता है। ये मुल्क के मालिक, देश के लिए हाथ खोटो। 65 साल में तेरे इस किसान की क्या दशा बनी रहे? जब तेने आजादी का शुरुआत की थी तब 2 बैलों की जोड़ी लेके आए थे, कहते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी कहा जाता था। अब इसको उल्टा कर दो, उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार, नीच खेती। क्या दशा है, क्या बनाया तुम? 65 साल में तुमने देश के 60% आदमी जो मेहनत करके कमा के खाता है,
नेताओं को एक बार आपके हल में जो तो सारे दुष्टों को और कहे कि तू 2 घंटे तक देख पता तो इसको चला के दिखा। इस गर्मी में सब पंखे के नीचे और कूलर के नीचे सो जाता है। मेरा ये अन्नदाता मुल्क का मालिक अपने खालड़े को काला करता है। सारे लोग ठंड में जाकर के बिस्तरों में सो जाते हैं, तब ये मेरी रात की लाइट देखते हुए पालन करने के लिए खड़ा रहता है। और उसके बाद भी क्या मिलता है? क्या दिया तेने 65 साल में इसको? इसकी मेहनत का मूल्य मिला? इसका खाद बीज का पैसा जोड़ा? इसकी बिजली का पैसा जोड़ा तेने? और इसके घर के 5 मलक ने झक मारा, उसको जोड़ा तेने उसमें? और जोड़ने के बाद तेने कीमत निकाली क्या? मैंने सारी मेहनत करने के बाद 20 बोरी गेहूं पैदा करता हूं, बाजार में जब ले जाता हूं, क्योंकि मेरी रोकने की क्षमता नहीं। मेरा बच्चा कपड़ा मांगता है, मेरी बच्चा किताब मांगता है, मेरी पत्नी उसके कपड़े मांगती है, इसलिए रोक नहीं सकता हूं। आते मैं बेचने जाता हूं, मुझे 1100-1200 रुपया पूरा का पूरा क्विंटल मिलता है। 10 साल पहले भी 1,000 रुपया क्विंटल में गेहूं मिलता था, और 10 साल के बाद भी हमारा गेहूं 1300-1400 रुपया मिलता है। क्या हम झकबाज हैं? और तुम जो चीज हमको देते हो उसका दाम 4 गुना 5 गुना क्यों बढ़ गया? केरोसिन तुमने 10 साल में 5 गुना क्यों बढ़ा दिया? पेट्रोल और डीजल तुमने 4 गुना क्यों बढ़ा दिया? डीजल और इतना महंगा क्यों हो गया? हमारे खाद जो काम में आता है उसका पैसा क्यों बढ़ गया? हमारा जो बीज काम में आता है उसका पैसा क्यों बढ़ा दिया? जो चीज हम काम में लेते हैं वो साला 3 गुना बढ़ जाता है 10 साल में, और मैं जो फसल पैदा करता हूँ उसका साला सवाया भाव भी नहीं बढ़ता है। ये क्या समाचार है? क्या है? इसको देखने का नजरिया आपकी आंख नहीं खुली क्या? जब हमने आलू पैदा किया तब आलू का भाव 3 रुपया और 4 रुपया किलो आता है। किसान बापड़ा मेहनत करके झक मार करके आलू पैदा करता है, प्याज पैदा करता है, 3 रुपया और 4 रुपया किलो में तुल के मंडी में चला जाता है। और ये हत्यारा बड़ा बड़ा पूंजीपति, चाहे वो अंबानी हो चाहे बम्बानी हो, ये जब अपने बाप की पूंजी से खरीदकर इन ठंडे ठंडे घर में डाल करके इसको पैक कर देते हैं और ताला लगा देते हैं, फिर धीरे धीरे निकालते हैं। हमारा 4 रुपया का प्याज फिर 6 रुपया, 8 रुपया, 12 रुपया, 14 रुपया, 16 रुपया। वो हत्यारा कमाता है 1 किलो पर 8-8 रुपया, 10-10 रुपया, और हम अपना खून पसीना सब लगाने के बाद भी हम डंडलवाल बदल गोपाल लौट के आते हैं। जब तक इस बात का हिसाब नहीं लगाओगे, सरकार मेरी हो सरकार किसी की भी हो, किसान को ये धर्माते का पैसा नहीं चाहिए, मेहनत का पैसा चाहिए। हम भी तो जिंदगी में अपने बच्चों को पालते हैं, हमारे पास कोई नौकरी नहीं, हमारे पास कोई व्यापार नहीं है, हम अपनी जमीन में अपना 3 फुट पसीना डाल करके अपने बच्चों को पालते हैं। और पालने के बाद मेरे बच्चों का हाथ भी ठेकरे का लेकर ही देता है, मेरी पत्नी के हाथ भी साड़ी पर ठेकरा लगा लेता है, मेरा सारा झोपड़ा हाथ भी टूटा बाका टेढ़ा मिलता है, उसकी छत ठीक नहीं मिलती, उसका फर्श ठीक नहीं मिलता। क्यों? मैं काम नहीं करता हूँ हिंदुस्तान में, मैं हिंदुस्तान में काम करता हूं, पर अरे सरकार का नजरिया ठीक नहीं है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी बताओ जो बिना मुनाफे का धंधा करता है। आप में से भी कोई अगर दुकान लगाते हो ना तो अपनी दुकान पे मुनाफे का सौदा करते हो। अगरबत्ती बनाते हो तो मुनाफा, साबुन बनाते हो तो मुनाफा, कपड़ा बनाते हो तो मुनाफा, चांदी बनाते हो तो मुनाफा, घर से हो तो मुनाफा, पान लगाओ तो मुनाफा, कट चाय बनाते हो तो मुनाफा, हर चीज मुनाफे में। एक माल हिंदुस्तान का 65 साल की आजादी के बाद ये मेरा मुल्क का मालिक मंडी में जाकर 1-2-3 में नीलाम हो रहा है। क्या ये सरकार? क्या सरकार है? अरे पूछो तो सही है बड़े आदमियों, इन नेताओं से पूछो तो सही है, क्या कर रहे हो तुम ये चंद लोगों को करोड़पति, अरबपति और खरबपति बना रहे हो, और हमारे सापरे वैसे के वैसे पड़े। हमारा बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता, हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हमारा बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, क्योंकि हमारी आमदनी का कोई हिसाब किताब ही नहीं रखता है। कभी 2 रुपया आता है, कभी 2 रुपया जाता है, कभी मांग करके लाते हैं, कभी कर्जदार बन जाते हैं। ये हिंदुस्तान, ये कांग्रेस को शाबाशी देना चाहते हो, दो और दो। 59 साल में पेट नहीं भराओ ना तो 2 साल का पट्टा लिखकर एक साथ दे दो हथियारों को, ताकि कम से कम देश को बर्बाद करके खत्म कर दें। बहुत अफसोस है। और इस कारण से क्या रहा है, यानी क्या चीज चल रही है। और राजस्थान का मुख्यमंत्री, मैं राजस्थान की विधानसभा में आपने हमको इन पर अंकुश रखने के लिए भेजा, सरकार का खजाने का चाबी उनको दिया। 5 साल तक उन्होंने जो पैसा खर्च किया उसका हिसाब किताब तो पूछो। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है जैसे बढ़िया अपने दिवाली से दिवाली अपनी दुकान का चोपड़ा जलता है और मिलाता और देखता है कि उसके 4 मुनीम है, उस मुनीम में कमा के दिया कि टाका मारा अंदर ही अंदर। अगर टाका मारता तो काला मुंह करके नौकरी से निकालता है, नहीं निकालता है हर साल।
और अगर अच्छा कमा के दिया तो तनख्वाह बढ़ाता ना। ए मुल्क के मालिक, हम भी तेरे मुनीम है 5 साल के, तेरे खजाने की चाबी हमको दी है। 5 साल के बाद चोपड़ा खोल और चोपड़ा मिला कि तुझे कमा के दिया या टाका मारा है। अगर टाका मारा है तो काला मुंह करके बाहर निकालो, चाहे कोई भी हो, आप कर दो या कोई हिसाब देखते ही नहीं। वसुंधरा जी के 5 साल में भी मैं गृह मंत्री था, मैं सरकार का अंदर एक भाग था। हमने सारा का सारा बजट 8,000 से शुरू किया था और हमने 14,000 पर एंड कर दिया। सारे 5 सालों का बजट हमारा कितना बना? 50,000 करोड़। मैं आंकड़े इसलिए दिखा रहा हूं, मैं कांग्रेस को और मुख्यमंत्री जी को दावत दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं यार अलग अलग खर्चा मत कराओ यार, आधा आधा बांट लेंगे। तू भी आ जा यार, इसी मंच पर आ जा, तू अपनी दुकान का सामान बता, मैं अपनी दुकान का सामान बताता हूं। ये जनता फैसला करेगी कि किसके सामान में दम है और किसके सामान में दम नहीं है। ऐसा हो जाए लोकतंत्र है। कोई समझते को यहाँ। और इस सरकार का बजट जो मैं विधानसभा में अभी हूँ प्रतिपक्ष में, पहला बजट 18,000 करोड़, दूसरा 24, तीसरा 27, चौथा 36 और ये 5वां अभी पेश करके आए हैं हम, इसी मार्च में पास करके आए वो 40,000 करोड़। ये सारा मिलाकर कितना होता है? 1,57,000 करोड़। हमारा बजट कितना था? 50,000। इनका कितना? 1,57,000। हमारा 1/3, इनका 3 गुना है ना। हमने 50,000 में बजट में आपने जो मांगा वो हमने दे दिया, जो आपने विकास चाहा वो हमने दे दिया। स्कूल मांगा स्कूल दिया, अस्पताल मांगा अस्पताल दिया, सड़क मांगी सड़क दी, और आपने जो जो चीजें हैंडपंप मांगा, पानी मांगा, जो जो हम दे सकते थे, नहर मांगा, आपने कहीं डैम मांगा, वो सारा हमने दे दिया। इन हत्यारों ने क्या दिया 4.5 साल में? और किसी के मत करो, आप अपनी विधानसभा का निकालो। मैं एक बनिया का बेटा हूं, इससे हिसाब जानता हूं, हिसाब पूछता हूं। मैंने कहा मैं जानता हूं हिसाब। मैंने कहा 1,57,000 करोड़ को तुम इन 200 एमएलए में बांट दो, बराबर का हिस्से के हिसाब से एक एक एमएलए को 780 करोड़ रुपया आता है। कितना? 780 करोड़ रुपया। आपका यहाँ का एमएलए सुखराम होगा ना, इसके पार्टी में 780 करोड़ रुपया आता है। गुलाब चंद कटारिया का भी उदयपुर शहर में 780 करोड़ रुपया आता है। अगर ईमानदारी से 780 मत दो, आधा पैसा दे दो और कहो कि तुम गांव वाले से मिल करके, इस तहसील वाले मिल करके तय कर लो कौन कौन से काम तुम्हें कराने और कब कराने। मेरी गारंटी एक भी काम बाकी रह जाए तो गुलाब चंद के मुंह पे थूक देना है। कोई खर्च करता ही नहीं, खर्च होता ही नहीं पैसा। आपका पैसा बुकिंग होता है, बुकिंग, और बुकिंग होता है कमीशन के लिए। सारी सरकार कमीशन खोरों की सरकार बन गई है। ये तुम्हारा पैसा लूटने वाले लोगों को तुमने चाबियां सुपुर्द कर दी है। अभी ये जो बजट अभी हम खत्म करके आए, ये जो 12-13 का बजट हमने खत्म किया और 13-14 का पास किया, इसका 31 मार्च के दिन जब हिसाब मिलाया ना, तो इस हिसाब को देख के आपको आश्चर्य होगा। मैंने 31 जनवरी तक का हिसाब मांगा इस सरकार से कि बताओ तुम्हारे पास पैसा कितना था? 36,000 करोड़। बताओ खर्चा कितना हुआ तुमने 31 जनवरी 2013 तक, 31 जनवरी 2013 तक कितना खर्चा किया? 19,965 करोड़ रुपया। 20,000 भी पूरा नहीं हुआ है ना, 16,000 और कुछ रुपये बच गए। अब जो सरकार 10 महीने में है ना 19-20,000 खर्च करे, साल का 2,000 रुपया महीना, अब ये लास्ट के 2 महीने बचेंगे है ना, फरवरी और अब मार्च 31, इसमें सरकार खर्च करेगी कितना? 17,000 करोड़ रुपया। ये चुनानी लगेगी तो और क्या होगा? बुकिंग नहीं होगा तो और क्या होगा? कमीशन करो। उनको आप शाबाशी दे रहे, उनको आप धन्यवाद दे रहे है ना। इतना पैसा खर्च करने के बाद स्कूल में मास्टर क्यों नहीं है? बता तो सही भले आदमी। क्या तेरे बजट में मास्टर का पैसा नहीं था? क्या तेरे बजट में डॉक्टरों का पैसा नहीं था? उसकी तनख्वाह का हिसाब नहीं था? हाँ? क्या तेरे पास पीने के पानी के लिए व्यवस्था नहीं थी? क्या तेरे पास ये जो जितनी सड़कें जाती है इसका पैसा तेरे बजट में था नहीं था? हाँ? लेकिन खर्च नहीं हुआ। क्यों? किस कारण से खर्च नहीं हुआ? आपको सुनकर केवल शिक्षा का बताता हूं है ना। शिक्षा का जो पैसा 250 करोड़ रुपया, वो मास्टरों की भर्ती का था 250 करोड़ रुपया, और छठा वेतन आयोग का था। ये सारा का सारा मास्टरों की भर्ती 9-10 में 0 हुई, 10-11 में 0, 11-12 0, 12-13 ये जो अभी निकला खत्म हुआ है 31 मार्च, इसमें केवल 34,000 मास्टर भर्ती हुए। 34,000। 3 साल तक 0 मास्टरों की भर्ती थी। बच्चा रो रहा है बीएड क्यों है, एसपीसी किया। उसका बाप रो रहा है कि उसका खेत गिरवे रख करके छोरे को बीएड कराया है। इस बच्ची को मैंने एसपीसी कराई है, ये सोच करके कि मेरी बच्ची मास्टर नहीं बनेगी तो तनख्वाह आएगी मैं उतार दूंगा। उतर गया ना 4 साल तक, मास्टर 1 में लगा।
वो बच्चा रो रहा बापड़ा, बच्चा रोता है मास्टर के बिना और मास्टर रोता है नौकरी के बिना। ये सरकार चल रही है, मजाक हो रही है, क्या हो रहा है, क्या चला रहे? आपको सुन के ताज्जुब होगी। ये मैंने कोई औरंगजेबाजी का काम नहीं है, मैंने सारे विधानसभा के नक्शे पर, विधानसभा के फ्लोर पर ये सब बातें ला के रखी है। मैंने कहा तू ये बता दे राजस्थान में मास्टरों के कितने पद खाली है? मास्टरों के 1,14,000 पद खाली है। कितना? 1,14,000 मास्टरों के पद खाली है। ये आपका मेरा किसी गरीब का बच्चा लगता ना तो कम से कम यहाँ रोटी के लायक तो बनता। तेरे पास पैसा पड़ा है और उधर पोस्टें खाली पड़ी है, तू मास्टर भर्ती नहीं करता है और बिना मास्टर के ये बच्चा पढ़ करके जा रहा है। रोएगा अपने 30 साल तक 40 साल तक के कैरियर को, उस सर्टिफिकेट को लेकर के चाटेगा, क्या करेगा यार? है उसको गणित पढ़ाने वाला तो अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी पढ़ाता है तो साइंस नहीं, साइंस पढ़ाता है तो फिजिक्स नहीं, फिजिक्स पढ़ाता है तो केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री पढ़ाता है तो आपका इकोनॉमिक्स का मास्टर नहीं, भूगोल का मास्टर नहीं। क्या कहता हूँ पद खाली है? सुन के हैरानियत होगी। मैं ये जो कुछ बोल रहा हूँ ना, ये विधानसभा के आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूँ। राजस्थान में 10+2 12वीं के स्कूल कितने हैं? 8,000 स्कूल हैं। उस 8,000 स्कूल में से 3200 प्रिंसिपल नहीं है, 3200 प्रिंसिपल हेड मास्टर जिसको कहते हैं ना, स्कूल संभालने वाला। अरे जिस स्कूल में प्रिंसिपल नहीं हो वह स्कूल चलता है? मजाक होती है। 3200 प्रिंसिपल नहीं है, 2,500 10वीं के स्कूल में हेडमास्टर नहीं है, 8,000 व्याख्याता नहीं है ना। सेकंड ग्रेड के 34,000 पद खाली पड़े और थर्ड ग्रेड के 50,000 पद खाली पड़े। क्या है यार मजाक? मैंने एक और प्रश्न पूछा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वसुंधरा जी के आने में थोड़ा विलंब है। मैं आपको अपने मन की पीड़ा बताता हूँ। करना आपकी मर्जी, जिसको करना, कुएं में डालिया ना, मेरी तरफ से जाओ। बहुत दुख है ना। आपको ये मैंने विधानसभा में एक प्रश्न लगाया था। मैंने कहा राजस्थान में तुमने जो बजट के समय भर्ती करने की घोषणा की, कभी तुम 65,000 मास्टर कहते हो, कभी 40,000, कभी 20,000 पटवारी कहते हो, कभी तुम सफाई कर्मचारी कहते हो, कभी डॉक्टर लगाने का कहते हो, कभी तुम पशु चिकित्सक लगाने, कभी आयुर्वेद के वैद्य लगाने के लिए कहते हो, कभी फला को कहते हो। ये जो तुम सारे 5 बजटों में जो तुमने घोषणा की उसकी टोटल बताओ कितनी टोटल हुई? आपको सुनकर हैरानियत होगी। 4,05,000 रिक्त पद है, 4,05,000 सरकारी कर्मचारी। कितना? 4,05,000। अच्छा, ये पद खाली है। मैंने कहा तुमने 5 साल में भर्ती कितना किया बताओ? हर साल की भर्ती की बताओ, विभाग वाइज बताओ। तुमने कांस्टेबल भर्ती किया तो वही बताओ, सब बताओ टोटल। उन्होंने कहा साहब 54,000 भर्ती किया। 4,05,000 पद खाली है, 54,000 इस सरकार ने भर्ती किया। फिर मैंने एक अगला प्रश्न पूछा। मैंने कहा ये सेवानिवृत्ति से जो लोग सरकारी कर्मचारी घर जाते हैं उनकी संख्या बताओ कितनी है? 48,000। 48,000 सेवानिवृत्ति, 54,000 की भर्ती, 4,05,000 के पद खाली। भर्ती कितने हुए वजह की? केवल 6,000। ये बच्चा रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? मतलब पद खाली होते हुए भी नौकरी नहीं लग सकती तुमसे, तुम नौकरी नहीं लगा सकते। और शिक्षा की तो जो दुर्गति बेईमानों ने की है, आने वाला भविष्य बताएगा कि राजस्थान का ये दुख कितना गहरा जाएगा। अभी अभी आपने देखा होगा कपिल सिब्बल केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री था, तब उसने एक राजस्थान की रिपोर्ट पेश की थी। असर ने जिसको रिपोर्ट को बनाया था उस रिपोर्ट को पेश किया। उस रिपोर्ट में क्या बताया? उसने बताया कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शिक्षा की दृष्टि से कमजोर कोई प्रांत है वो मेरा राजस्थान है, सबसे कमजोर। और उसमें भी आगे दिया है कि जो 6वीं 7वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं उसको दूसरी की हिंदी नहीं लिखना आता है ना। अधिकार जो एक तो नहीं, 42% बच्चे ऐसे हैं जो शुद्ध हिंदी पढ़ नहीं सकते, हिंदी लिख नहीं सकते। और उसने इसका सर्वे में यह था कि ये जो भाग गुणा आता है ना, इस भाग गुणा में 33% बालक ऐसे निकले 6वीं 7वीं के जिनको भाग गुणा नहीं आता। रोएगा बच्चा, क्या करेगा? कौन देखता है? मैं जब शिक्षा मंत्री बना था 94 में भैरव सिंह जी के टाइम पर, तब मैंने इस बात को समझा था। मैंने कहा गरीब का बच्चा स्कूल क्यों नहीं आता? आखिर मैं इतनी कोशिश करता हूँ, इतना साक्षरता चलाता हूँ, इतना शिक्षा कर्मी लगाता हूँ, उसके बाद भी बच्चा स्कूल क्यों नहीं आता, बच्ची स्कूल क्यों नहीं आती? उसका कारण क्या समझ में आया? मैं उस आदिवासी एरिया में घूमता हूँ उदयपुर का, जो आपसे भी ज्यादा गरीब है। उसके कारण यह है कि इधर तो बावड़ियां होती है जुलाई में और किसान खेत में बोने जाता है। अभी भी मेरा किसान इतना है ताकतवर नहीं बना, उसको 5 किलो मक्की भी बीज चाहिए ना तो सारा खेत से लेके जाता है और 1 से 2 दूंगा, 2 से 3 दूंगा, तब वो बीज जाता है और बीज जाकर के बोता है
और उधर बच्चे का स्कूल खुलता है, बच्चा मास्टर पढ़ने जाता है, मास्टर 15 दिन के बाद कनाडा बढ़ते है, मेरा किताब लावे ना, मेरा किताब लावे ना। बच्चा समझता तो है नहीं, वो 6 साल का बच्चा है, क्या गरीबी होती है, क्या भाई अमीर होता है, और जाके काका जी मेरे को मास्टर मारते किताब दिलाओ, किताब दिलाओ, तो वो एक थप्पड़ देते, मेरे खेत पूरे मेरे तेरे किताब लो, बता मेरा तेरा फर्ज कहूँ या बता। तब मैंने भैरव जी को कहा, जब इतना करोड़ों रुपया इस मास्टर को तनख्वाह देते हैं तो क्या किताब छाप कर इस बच्चे को हम नहीं दे सकते? उनका दे सकते। तब मैंने पहली बार 1 से 5वीं तक के बच्चों को और 1 से 8वीं के बच्चों को मुफ्त किताब की योजना निकाल कर कराया। और उसके बाद बच्चों की संख्या बढ़ती गई, बच्चे कम से कम आने लगे, रगीटा खींचने लगे, स्कूलों में भर्ती दाखिला शुरू हुआ। और उसके बाद फिर अशोक गहलोत की 5 साल हमारी जाने के बाद फिर उसकी सरकार रही। मैं कांग्रेस तुझे दावत देता हूँ, लेने चोरा के ऊपर 65 साल में तेरे राजस्थान में मुख्यमंत्री रहते हो, जिन्हें गरीब के बच्चे को एक पेंसिल पढ़ने के लिए दी हो, एक पत्थर दिया हो, तो वो साल बाद नाम बता। वसुंधरा जी जब दोबारा आई थी, हम लोग आए थे, तब मैंने एक दिन ऐसी कैबिनेट की मीटिंग में कहा, मैंने कहा कम से कम गरीब की बच्ची, गांव की बच्ची पढ़ जाएगी, अगर ये 10वीं पास हो जाएगी तो कम से कम ये कभी विधवा हो गई, कभी इसके कोई पारिवारिक झगड़ा हो गया, इस बच्ची को कम से कम इसके पैर पे खड़ा करने के लिए कम से कम ये 10वीं पास करेगी तो मैं इसे कहीं मास्टरी लगा दूंगा, और इसलिए 10वीं पास करने के लिए कम से कम ये किताबें आप जो है ना इन बच्चों को छाप के दे दो। उन्होंने कहा भाई साहब क्या बात करते हो, अपन 1 से 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे बच्ची चाहे किसी भी जात और बरादरी के हो, उन सबको मुफ्त किताबें सरकार की तरफ से छाप के देंगे। हमने सरकार की तरफ से छाप कर 65 करोड़ रुपए की किताबें सालाना इस बच्चों को देकर के पढ़ाने का प्रयास, लेकिन आपके वो भी समझ है ना, हमारी अच्छी बातें आपको समझ में नहीं आती, हथियारों की आती, जिनके खाते में कुछ नहीं। आपने अटल बिहारी वाजपेयी को केवल 6 साल प्रधानमंत्री बनाया ना, केवल 6 साल। भारतीय जनता पार्टी का नेता 6 साल से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री रहता है। आपको और मेरे को सपने में भी कल्पना नहीं थी, हम राजनीति में काम करते हमें भी पता नहीं था, लेकिन लाल किले से बोलता क्या है, बोलता है कहता है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव को जिसकी आबादी 500 तक की होगी, उस 500 तक की आबादी के गांव की सड़क जोड़ने का काम दिल्ली से खजाने से पैसा भेज करके डामर की सड़क बनाऊंगा और डामर की सड़क बना के छोड़ूंगा। ये नहीं कहा कि यहाँ मुझे वोट मिला कि नहीं मिला, यहाँ मेरी सरकार है कि नहीं है, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनते और चुनाव लड़ते हैं तब तक पार्टी के प्रधानमंत्री और पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी होता है, लेकिन जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाता ना तो 120 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री कहलाता है। ये तुम्हारा जो सोच है, इस सोच ने इस हिंदुस्तान को बर्बाद किया। ये तो हमारा दुर्भाग्य था, केवल 7 सीटें कम पड़ गई थी सेकेंड बार में 7, अगर 7 सीटें और लोकसभा की आ जाती और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान का फिर से प्रधानमंत्री बन जाता तो आप देखते हैं कि सारी नदियों को आपस में जोड़ देते, इसका पानी इसमें, इसका पानी इसका पानी इसमें। हिंदुस्तान की नदियां अगर जुड़ जाती और खेत को पानी मिल जाता और किसान का अपने आप खाकी सुधर करके हिंदुस्तान तरक्की कर लेता, लेकिन तुम नहीं। और अब तो हमारी सरकार ने और एक कीर्तिमान साबित किया। अब मास्टर बनने के लिए एक परीक्षा नहीं 3 देना पड़ता है, पहले तो बीएड जाने के लिए परीक्षा दो, फिर बीएड में आएगा, फिर बीएड की परीक्षा देकर बीएड करता है, फिर उसके बाद टेट आता है, और टेट के बाद एक और टेट आता है, मतलब टेट कर लेने के बाद पास हो जाने के बाद भी फिर वापस आपको परीक्षा कराता है, जिला परिषद में फिर से परीक्षा दो, तो परीक्षा नहीं होती है, बेईमानी का हिसाब किताब होता है, बेईमानी का। क्या गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा, उसकी काबिलियत कहाँ जाएगी, उसकी काबिलियत को कौन समझेगा, उसकी पीड़ा को कौन समझेगा, जिसका बड़ा बाप वो नौकरी करेगा और गरीब का बच्चा रोता हुआ घर आएगा, इसको लोकतंत्र कहते हैं। ये तो इतना अन्याय तो यार राजाओं के राज में भी नहीं हुआ होगा। कम से कम इन्होंने तो पराकाष्ठा कर दी, अपने भाई भतीजों को भर्ती कर लो, उनको नौकरी लगा दो और पैसे खा करके नौकरियां लगाओ, यही धंधा है। सारा का सारा हिंदुस्तान का ढांचा सर बना करके फेंक दिया। और राजस्थान का ये जो मुख्यमंत्री जी बहुत ढींग हाँकते हैं ना कि मैं तो ये फ्री दे रहा हूँ, मैं 1 रुपया किलो में गेहूं दे रहा हूँ, मैं ये दवाई बांट रहा हूँ, क्यों देना पड़ा रे बता, 50 साल तक जग मारना था क्या? अगर तुझे 50 साल के बाद भी लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए तेरे को गेहूं देने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब अपने बाप दादाओं में पूछे ना क्या किया था तुमने कि 50-65 साल के बाद उसको खाने का गेहूं तुझे देना पड़ रहा है। इससे ज्यादा मक्का लापड़ा और क्या हो सकता है जो तू ढींग हाँक रहा है। और ये 1 रुपया किलो का गेहूं तुम्हारी जेब में, तुम्हारे पेट में आएगा क्या? नहीं, ये उन बड़े धन्ना सेठों के पेट में जाएगा जो रात की रात रखे इधर से इधर माल बेच करके लखपति और करोड़पति बन जाएंगे और हम भी भूखे मरेंगे। अच्छा, इसके नाम से आ रहे हो, ये फालतू की बातें करके क्यों जनता को, तुमको ये 4.5 साल बाद क्यों याद आया? अगर तू भला करना चाहता था तो 4 साल पहले करता ना, कम से कम उसका परिणाम
महसूस तो करता है कि आप वास्तव में हमारा भला करना चाहते हैं। तू भला नहीं करना चाहता है। तेरी मौत जब नजदीक आ रही ना, तो देखा मूर्ख कैसे बनाया जाए। इस हिंदुस्तान की जनता को, कांग्रेस को तुमने जिंदगी भर तक इस जनता को मूर्ख बनाकर ठगाया बेईमानों। तुमने इसको अपने ताकत को पहचान नहीं दिया। कभी तुम कुछ वोट देते हो, कभी कुछ वोट देते हो। अब तुम वोट ना कर रहे हो, मुफ्त दवाई मिलेगी, बहुत अच्छी बात। मुफ्त जांच होगी, बहुत अच्छी बात। मेरे को धन्यवाद। और मेरे डॉक्टर को भेजते या तो मेरी पर्ची लिखते भेजते। कम से कम डॉक्टर लिखेगा तो मेरे को दवाई मिलेगी। मिले कहां से? तेरे डॉक्टर के 3,500 पद खाली है, डिस्पेंसरियां खाली पड़ी है, डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर नहीं, और कहना मुफ्त दवाई, मुफ्त दवाई। कौन देगा मुफ्त दवाई? कहां से आएगी? इस मुफ्त दवाई को लेने के लिए यहां से जाना धौलपुर, और धौलपुर जाकर के डॉक्टर साहब पर्ची लिखेंगे ना, तो 3 की दवाई देंगे। दिन भर की मजदूरी की, 200 रुपया जगमारना खत्म हुआ, और 28 रुपया टिकट का लग गया। और दवाई कितनी लाया? 16 रुपये की। माथे पे फोड़े, कोई समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। और कहता है मैं सबको मकान बनाऊंगा, 10 लाख मकान। क्यों? क्योंकि राजस्थान में लोगों को छत ढकने का नहीं है। मेरे काकाजी को पूछे नहीं यार, 55 साल तक राज किया, फिर छत क्यों नहीं मिली रे? बता, छत ढक रहा है। अब गरीब का ध्यान आया तुझे छत ढकनी चाहिए, और वो कितने में ढकेगा? 50,000। 50,000 में 10 बाई 10 का पक्का कमरा बना मैं देता हूं। अशोक गहलोत जी आपको 50,000 गुलाब चंद अपनी तनख्वाह से एक चेक देता है, और बना के बता 10 बाई 10 का मकान पक्का कैसे बनता है 50,000 में? केवल जनता को मूर्ख बनाना, केवल जनता को कैसे ठगा जाए, इस तरीके से निकाला है। मेरे बच्चे जिनको कंप्यूटर देने की बात पिछले बजट में उठी थी, पिछले बजट में, विधानसभा के बजट में हमने पास किया था कि जो बच्चे 10वीं की परीक्षा में टॉप आएंगे, ऐसे 10,000 बच्चों को, और जो 12वीं की परीक्षा में टॉप आएंगे उनको 10,000, और बाकी जो मिडिल स्कूल में, हर स्कूल में जो बच्चा फर्स्ट आएगा उस बच्चे को एक कंप्यूटर हम देंगे, ताकि बच्चा कंप्यूटर सीख सके। ये सारे मिलाकर के 1 लाख कंप्यूटर बनते। 1 लाख कंप्यूटर देने की बात थी, लेकिन सरकार ने देखा कंप्यूटर देंगे तो पता नहीं घर वाले राजी होंगे कि नहीं होंगे। अभी 15 दिन पहले घोषणा की, अब कंप्यूटर नहीं देंगे, 6,000 रुपया कैश देंगे, ताकि आधा तो तेरा कोई दलाल खा जाएगा और आधा उस बाबरे गरीब को मिल जाएगा। खास मतलब इस देश को जिस ढंग से बर्बाद कर रहा है, और उसके बाद भी हमारे नापतोल नहीं हो रहे। मुझे बहुत अफसोस है। यानी ये 600 करोड़ रुपया जाएगा केवल कंप्यूटर में। कितना जाएगा तेरे खजाने का? 600 करोड़ रुपया जाएगा, 600 करोड़ रुपया। ये 600 करोड़ रुपया तू खाते में वोट के खातिर, दे वोट, वोट दे। अब तो आप कहोगे यहाँ खड़ा रहे धूप में, हाँ खड़ा रहता हूँ क्योंकि वोट चाहिए। क्या तमाशा करके रख दिया। और राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान का गृह मंत्री है, मेरे सवाल का जवाब दे दे, क्या यात्रा निकालता है, क्या संदेश देना चाहता है? पहले तो इस बात का संदेश दे दे कि राजस्थान अपराधों की दृष्टि से हिंदुस्तान के नंबर 2 पर पहुंच गया है, कभी 6 नंबर पे था। मैं जब गृह मंत्री था तब राजस्थान अपराधों की दृष्टि से हिंदुस्तान के 20 राज्यों में 6ठे पायदान पे था। आज तुम्हारा दूसरे पायदान पे है। नंबर 1 पर महाराष्ट्र है, नंबर 2 पर राजस्थान है। ये एक बताया ना, संदेश दे रहे जनता को कि मैं गृह मंत्री, मैं मुख्यमंत्री भी हूं और गृह मंत्री हूं। ये मैंने कीर्तिमान स्थापित किया। मुझे ये बता दे, हिंदुस्तान के जितने बड़े शहर है उनमें नंबर 3 पर आपका जयपुर अपराधों की दृष्टि से आता है। जयपुर नंबर 3 पर। और ये जो आपका अलवर जिला है, जिसके हमारे बनवारी जी हैं, हमारे एमएलए हैं, ये हिंदुस्तान के 15 अपराधी जिलों में से एक जिला है जो इच्छा है अलवर। 15 ये है तुम्हारी उपलब्धि, ये तुम्हारी उपलब्धि है। और सुन के दादी बोला, ये पुलिस वाले भाई बैठे हैं, मैं इनके विभाग का मंत्री रहा, मैं इनके विभाग का मंत्री रहा, जो कुछ मैं इनके कर सकता था वो मैंने करने का प्रयास किया। आज आप इनको देखा, मैंने एक प्रश्न विधानसभा में मेरे साथी ने लगाया कि राजस्थान में 4 साल में पुलिस कितनी बार पीटी अपराधियों के हाथ में। आपको सुनकर फिगर माथे पर हाथ देकर रोने के अलावा कुछ नहीं बनता है। 2273 बार राजस्थान की पुलिस को अपराधियों ने पीट दिया। फिर क्या पुलिस काम कर सकेगी यार? क्या पुलिस काम? अपराधियों ने थाने में घुस करके पुलिस को मार दिया। ये है तेरी हालत। और तेरा यादगार जो जयपुर में तेरा नंबर 1 का जो ऑफिस है, जिस ऑफिस के सामने सारे हिंदुस्तान में तुम्हारा सबसे बड़ा अधिकारी वहां बैठता है, उसके सामने एक कटा हुआ सर फेंक करके गया और तुझे चुनौती दे गया अपराधी। अगर तेरे में हिम्मत हो पकड़ के बता, आज दिन तक पता नहीं लगा कि सर किसका है। क्या पुलिस काम करती है? और अफसोस है ना, आपने देखा हो ये आर्थिक अपराध,
आर्थिक अपराध का मतलब ये बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देते हैं, हम आपका धन 3 साल में 3 दुगुना कर देंगे, हम गोल्ड बुक ला देंगे, हम आपको ये पीएफ ला देंगे, ये नई जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां आई है, ये सब आपका धन 4 साल में 5 साल में दुगुना करता है। वो गरीब सोचता है यार मेरा 2000 रुपये भी रखूंगा तो छोरी की शादी के समय मेरे 4000 हो जाएंगे, काम आएंगे, वो 2000 जमा कराता है। ये केवल जयपुर का आंकड़ा बता रहा हूँ। जयपुर में 2 लाख लोगों ने इन एडवर्टाइजमेंट के आधार पर पैसा जमा कराया और रातों रात सब भागे 4000 करोड़ रुपए का चूना लग गया। अब राजस्थान की गृह मंत्री से पूछे क्या तेरे को एडवर्टाइजमेंट पढ़ने में नहीं आता, या केवल तेरे फोटो को ही तो देखता है, या दूसरों के फोटो को भी देखता है? ये जनता को ठगने के लिए किस ढंग का बर्ताव कर रहे हैं, है ना? आपको आश्चर्य होगा, जोधपुर की हाईकोर्ट में से आपने देखा ये भमरी कांड जो फंसा था ना, इसमें कुछ अंदर से कुछ बाहर है। इससे बड़ा क्या शर्म आ सकती है? एक भमरी ने सारे भमरों को फंसा कर देखा, मंत्री जाता है, संतरी जाता है, क्या तमाशा है। और उसके बाद भी वो जो पेशी पर आया था जाखड़, अशोक जाखड़ जो है ना, वो पेशी पे आया था, कैलाश जाखड़ पेशी पे आया था, और भरी कोर्ट में, जोधपुर की हाई कोर्ट में और राजस्थान के मुख्यमंत्री का चेयर में, और बंदूकें चलाकर फायरिंग करके अपराधियों को लेके चले गए। हाँ, नाचो तमाश में नाचो। क्या आपने देखा होगा राजस्थान में 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसका मर्डर हो जाता है। कोई किसी की पत्नी को उठा ले जाता है, कोई उसकी जवान बेटी को उठा ले जाता है और ले जा करके, और अब तो एक और काम किया है, आपको कैसा लगे मुझे समझ में नहीं आता, पर ये जो कहा है ना कि जो भी अंतरजातीय विवाह करेगा उसको 5 लाख रुपए मिलेगा। अब अपनी बच्चियों को संभाल के रखना बेईमानों। अब ले जाने वाला 5 लाख कमाएगा तेरी छोरी से, क्या कानून है? अगर कोई रजामंदी से बात या बच्ची करती है, समझदारी से करती है, समझ में आ सकता है, लेकिन कोई भी उस बच्ची को फंसाकर उल्टा उल्टा करके ले जाता है और कहीं जाकर शादी कर देता है और एक सर्टिफिकेट पेश कर देता है कि मैंने अंतरजातीय विवाह कर दिया, तो उसको 5 लाख सरकार देगी। तो इन बदमाशों को तुम और प्रश्न दे रहे हो, जो हमारी माँ बहनों पर हाथ डालते, क्या तमाशा है? एक कानून, 2 कानून, सारा का सारा कानून का जिस प्रकार से धज्जियां उड़ रही है, और उसके बाद आपको लगता नहीं। और उसके बाद भी मैं नहीं कहता हूं आप अपने राम धर्म से अपने तराजू में तोड़ो नया, हमारा काम भी तोड़ो, हमने जो किया उसको भी आप अपने सामने रखो, और रखने के बाद कोई बात नहीं, कोई बात बैठो। मैं आपसे यह आग्रह नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कोई जबरदस्ती भी नहीं करना चाहता हूं, मैं करता भी नहीं। अगर आपको दिमाग में जचे कि वास्तव में लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि 2 पार्टियां हिंदुस्तान में, कांग्रेस और बीजेपी है, कांग्रेस को अपने ताकड़ी में रखो और हमारा को भी अपनी ताकड़ी में रखो, और कांग्रेस का एक नेता 2 नेता, एक नेता 2 नेता नहीं, सारे नेताओं को रख दो, छोटा से छोटा, उस नेता को, उसकी ईमानदारी को भी उसके साथ रखो, और रखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी से लेकर आडवाणी से लेकर भैरव सिंह जी से लेकर वसुंधरा जी से लेकर हम सबको भी उस आखिरी में रखो, और चोरों की लिस्ट में से निकालो, उसमें 100 में से 90 चोर निकलेंगे, इसमें से 10 चोर निकल सकते हैं। मैं इसका अभिमान भी नहीं करता हूँ कि मेरे यहाँ 100% सही होंगे, लेकिन 10% होंगे या 90% चोरों की लिस्ट है। उसके बाद भी इस पार्टी को, इन भ्रष्टाचारियों को बना दे रहे हो, और भ्रष्टाचारियों की जय जयकार हो गई है ना। आपने देखा होगा प्रसादी लाल कहता है मैंने किसानों को आजकल 0% ब्याज पर मैं पैसा उपलब्ध कराता हूं। अभी राजस्थान की जो पकड़ आकर आई है ना, 150 करोड़ रुपया इन बेईमानों ने उन गरीबों के नाम से उठा लिए जिन्होंने ऑलरेडी लोन लिया हुआ था, किसी बैंक से लोन लिया हुआ, और जब किसी बैंक से लोन लेता है ना, उसका लोन दोबारा नहीं हो सकता, और उनके नाम से फर्जी उठाकर उनके पैसे का ये 0% ब्याज का लाभ उठा लिया आप लोगों ने। ये 150 करोड़ रुपए चला गया। ये जितने भी पेंशनर हैं, इनकी डायरिया की चोरियां होकर नई डायरिया बन जाती है, करोड़ों रुपए की दवाइयां चल जाती है। ये 108 एम्बुलेंस जो है ना, इस 108 एम्बुलेंस में गड़बड़ है, छात्रवृत्ति, आपको आश्चर्य होगा। विधानसभा मैंने केवल 2 जिलों के आंकड़े निकाले थे, एक जयपुर और एक दौसा। मैंने कहा ये जो शेड्यूल कास्ट के बच्चों को, शेड्यूल टाइप के बच्चों को, ये ओबीसी के बच्चों को, गरीब बच्चों को जो स्कॉलरशिप सरकार देती है, इसका हिसाब क्या निकला, और तुम्हारे ध्यान में आया क्या? उनका ध्यान में आया। मैंने कितना गड़बड़ हुआ? 20 करोड़ रुपया। 2 जिलों में 20 करोड़ की छात्रवृत्ति
बेईमानों ने, मास्टरों ने फर्जी नाम लिख करके और उसमें से उठा लिए। मैंने कहा राजस्थान की जांच कराओ, ये 2 करोड़ से ऊपर निकलेगा। छात्रवृत्ति ये खा जाए, है ना। ये जो है ना, आप में आश्चर्य है ना, हिंदुस्तान का आपने ऐसा भी कोई मंत्री देखा होगा जो हमारा कृषि मंत्री है केंद्र का, शरद यादव, शरद पवार ने पिछले 2 सालों पहले हमारे यहाँ का हिंदुस्तान का जो गेहूं था वो बाहर पड़ा रहा बारिशों में, और उसके कारण से सारा सड़ गया। 1-2 रुपए का नहीं सड़ा, मुल्क के मालिक को तो विचार कर 58,000 करोड़ रुपए का तेरा गेहूं सड़ा दिया। ये सड़ाया क्यों? ये भी एक कहानी है। ये गेहूं क्यों सड़ता है? तब हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अरे सड़ाने से तो अच्छा है गरीबों को यार मुफ्त में बांट करके कम से कम उनके घर पहुंच जाएगा, उसको संभाल करके काम में ले लेंगे। लेकिन क्या कहा, नहीं हम मुफ्त नहीं दे सकते। तो किसे दे सकता है? ये शराबियों को दे सकता है, शराब फैक्ट्रियों को दे सकता है। इसकी नीलाम बोली हुई और नीलाम ये 58,000 करोड़ का गेहूं किस भाव से गया? 60 रुपए किलो के भाव से इन बेईमानों खरीद करके शराब बना करके बेच दी। उधर से भी चट से भी पैसा खाता है, इधर पट से भी पैसा खाता है। ये देश महंगाई ने जिस तरह से कमर तोड़ के रखी ना, अच्छे को आजकल जो है ना, घर में आप अगर जाते हैं ना तो माथा दुखता है। घर में अरे कितनी संपन्न है, हमको अभी 60-70 हजार रुपया तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसके बाद भी अगर जो बिजली का बिल आता है ना वो 6,000 का आता है ना तो माथा दुखता है। कहते यार बिजली क्यों चलाई यार, इसका पैसा 6,000 का अगर बिजली में दे देंगे तो बाकी घर कैसे चलाएंगे। आज जो आपका बिजली का बिल आता है ना, आप में से सबकी मेरी गारंटी है, मैं भी एक आप जैसा एक आदमी हूँ। हमें बिल ऊपर नाम बाद में पढ़ते हैं, पहले नीचे का आंकड़ा देखते हैं यूं बदल करके कितने का बिल आया, कितने का बिल आया, और जब ज्यादा आ जाता है ना तो उसके बाद अपन उसका ऊपर का नाम पढ़ते हैं, अरे यार ये तो पड़ोसी का बिल डाल गया, पड़ोसी को बिल को देखकर, है ना। आपने देखा होगा जब हम पैदा करते तब तो फसल का दाम नहीं मिलता, और उसके बाद दाम बढ़ता 75 रुपए किलो की दाल मिलती है। अरे यार गरीब का बच्चा तुम्हें और मेरे पूछता है, मुल्क के मालिक मैंने बात क्या किया यार, ये तो बता। मेरा बाप मजदूरी करता है, ठेला चलाता है, सब्जी बेचता है, नाई की दुकान करता है, धोबी का पार प्रेस करता है, मैंने बात क्या किया ये तो बता यार। मेरा बच्चा क्यों नहीं दाल खा सकता है, क्यों नहीं खा सकता है? वो 4 साल का मासूम बच्चा क्या जानता है मेरी माँ धोबी का काम करती है और उसकी करके पेट भरती है। वो कहता है माँ इसमें तो दाल तो कहीं दिखती नहीं है, ये तो पानी का ढोलिया है। तब उसकी माँ फंकोड़ कर कहती है बेटा 75 रुपए किलो की दाल में अपने भाग्य में ये पानी लिखा। ये देश की आजादी, इस देश का ये मतलब निकला है। हमने अपनी योजनाएं और हमने नीतियां गलत बनाई, जिसके कारण से आपने करोड़पति को अरबपति और अरबपति को खरबपति बना दिया और गरीब को गरीब बना दिया। 48 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं, ये आंकड़ा मेरा नहीं है, रिजर्व बैंक का आंकड़ा है। 48 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो सवेरे की रोटी खाते तो शाम का पता नहीं है। ये कोई एक दो संख्या है? 48 करोड़ रोटी नहीं है। और 2.5 लाख किसान हिंदुस्तान में, 2.5 लाख किसान है ना आत्महत्या करते हैं कर्जे के कारण से, और कर्जे के कारण से छोड़ के जाता अपनी जिंदगी और अपने बच्चों को। ये है हिंदुस्तान की तस्वीर तुमने बना के छोड़ी। राजस्थान का मुख्यमंत्री हर बात पे ढींग हाँकता जा रहा है। मैं इसे बार इसी बात पर विधानसभा में मैंने कहा तुम भ्रष्टाचारी हो। उन्होंने कहा हम नहीं है, मैं गांधीवादी। मेरे पास तुम बहुत अच्छी बात है गांधीवादी हो, तो ये बताओ ये मायके तुम्हारे भाई भतीजा को रिश्तेदारों को ऐसे दे दिए, किन्हीं नियम से दी? मैंने कहा कौन सा नियम? तुमने कैबिनेट में ला करके 5 हेक्टेयर जो जमीन देनी थी उसको तुमने 1 हेक्टेयर किया। 1 हेक्टेयर करने के बाद किसको दिया जाए माइन, उसके लिए तुमने एक नया कानून बनाया। वो ये कहा कि इस पेरीफेरी में जो फैक्ट्रियां कटर का काम करेगी उन्हीं को माइन मिलेगी। इसका मतलब तुम अपने भाई भतीजों का नाम पहले तय करते हो और उसके बाद इस माइन का अलॉटमेंट करते हो। उन्होंने कहा गुलाब जी ऐसी बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच आप स्वयं करो, आपके पास सारी फाइलें भेज देता हूँ। मैंने कहा यार कमाल विश्वास किया, प्रतिपक्ष के नेता के नाते फाइलें मुझे भेज करके न्याय करा रहा। मैंने कहा भेज तो देख लेता हूँ। और देखने के बाद जब मैंने सारी फाइलें उठाई, मैंने कहा इसमें तो गंदगी का बदबू आ रही है। और आई तो मैंने अपनी रिपोर्ट बना करके हमारे विधानसभा के स्पीकर दीपेश सिंह की शेखावत को भेज दिया कि मुझे इसमें हेराफेरी लगती है, इंटेंशनली लगती है, कानून को मोड़ा है और तोड़ा है, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया है, इसलिए
एक हाउस की कमेटी बना करके इसकी जांच करा लो। जब मैंने हाउस की कमेटी बनाने का कागज भेज दिया, अशोक जी संकट भूल गए। उन्होंने कहा क्या किया जाए, ये तो सीधा आरोप लग गया। वो लास्ट दिन 22 तारीख के दिन हमारी विधानसभा जिस दिन स्थगित हो रही थी, उस दिन उन्होंने आकर के अंतिम भाषण की अंतिम शब्दों में कहा, क्योंकि गुलाब जी ने इस फाइल को देखा है और देखने के बाद उनका मन संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए मैं सारी माई से निरस्त करता हूं। निरस्त करना कोई इलाज है क्या? निरस्त करना कोई हल है? इसका मतलब बेईमानी तो हो गई ना, और बेईमानी के आधार पर तुमने अपने रिश्तेदारों को माई से अलॉट कर दी ना। आपको सुनकर एक नहीं है ना, उदयपुर का ये भीलवाड़ा शहर है, इसके ठीक सामने अगर आप में से कोई जाने का काम पड़ा हो तो जो रेलवे स्टेशन है इसके सामने एक डालडा फैक्ट्री है, उसकी 60 बीघा जमीन है। उस 60 बीघा जमीन को उदयलाल आंजना जो निमाड़ा का एमएलए कांग्रेस का, उसको कितने पैसे में दे दी? आपको सुनकर हैरानी होगी। अरे आप और हमसे भी कहता तो ले लेते। 2753 रुपया सालाना लीज पर उससे ये सारी की सारी 60 बीघा जमीन थी। मतलब क्या तरीका है ना? उसकी कीमत कितनी आकी कलेक्शन है, उसमें 756 करोड़ रुपए की कीमत आकी। 756 करोड़ आता राजस्थान के काम में आता, लेकिन तुमने एक एमएलए को ऑब्लाइज कर दिया और तुमने 2753 रुपए में तुमने लीज के ऊपर सारा का सारा राजस्थान का माल दे। आपने देखा होगा वहां एक माइंस का अलॉटमेंट हुआ जिंदल को, वो जिंदल में से वो उसमें से लोहा निकालता है, जप्ता निकालता है, और एक दिन का कम से कम 10 करोड़ का माल लेकर के जा रहा है। 10 करोड़ का हमने विधानसभा में भी प्रश्न लगाया, हमने कहा इसके ऊपर रोको और रोक करके कानूनी पाबंदी लगाओ, ये फोकट का माल कहाँ ले जा रहा है, लेकिन कोई नहीं लगाता। ये सारे के सारे राजनेता इन बड़े बड़े स्टेटों के गुलाम हैं, इनके पैसों के आधार पर आकर चुनाव लड़ते हैं, इन पैसों के आधार पर गरीब का ईमान खरीदते हैं और ईमान खरीद करके हिंदुस्तान पे हैकड़ी करते हैं। ये हमको जनता ने वोट दिया। ए मुल्क के मालिक, मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम और कुछ नहीं, मेरे पे दया मत कर। केरा देवी की है, तू राम धर्म से वोट डालना सीख जा, बस ये तेरे से प्रार्थना करता हूँ और तेरे से कुछ नहीं मांगता और कुछ चीज नहीं मांगता हूँ। जो तेरे मन में आए, जो तुझे राम धर्म से लगे वो फैसला कर, मुझे कोई दुख नहीं। पर ये मुल्क के मालिक, तेरे वोट से हिंदुस्तान का तकदीर बन रहा है और हिंदुस्तान का तकदीर टूट रहा है। डालने के पहले हिसाब किताब मिला और हिसाब किताब के बाद ये 5 साल का चोपड़ा देख और देखने के बाद तुझे लगता है कि वास्तव में इतना अच्छा काम किया, तुझे वापस शाबाशी दो। यही बात कह करके मैं अपनी बारी पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय बाबा।